अनीमिया किन रीजंस की वजह से हो जाता है? पाकिस्तान में उसकी कमी की सबसे बड़ी वजह ग़ज़ा की कमी है। ग़ज़ा में आयरन की कमी। तरबूज के अलावा बाकी सबके बारे में ये ख्याल है कि अगर उनको आप खा लें या पी लें तो वो आपकी खून की कमी को पूरा कर देते हैं, ऐसा ही है? इसलिए ड्रैकुला में खून की कमी नहीं होती थी। ब्लड टेस्ट होते हैं क्योंकि बहुत बड़ी हमारी नेशन है जो अफोर्ड नहीं कर सकती। इसमें तो हम सबको अपना हमने हिस्सा हम्म, डाल इस ज़ुल्मात के दौर में तो हमने सबने चिराग तो जलाने हैं। आपने बहुत सारी बीमारियों का नाम लिया जो ब्लड से रिलेटेड हैं, उसमें से मोस्ट कॉमन बीमारी आपने कहा थैलेसीमिया है पाकिस्तान में। कॉमनेस्ट बीमारी तो अनीमिया ही है, खून की कमी ही है पाकिस्तान में। ये सबसे कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर ओके, है। ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मेरे पास एक पेशेंट ने या खून के कैंसर का आता है, उसके साथ 30 अटेंडेंट होते हैं आपके, उनको भगाने का एक ही तरीका होता है, मैं कहता हूँ ब्लड डोनेशन आप लोगों ने देनी है। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, अगेन मेरा ख्याल है इट्स माय कि ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं ना, वो गवर्नमेंट का है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि लुकीमियाज़ इंटेंस होते हैं, एकदम डिपिक हो जाते हैं, एकदम पता चल जाता है कि खून का कैंसर हुआ है, विदिन वीक्स की बात होती है। इसमें लंबी कहानी नहीं होती। गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे किसी को अगर कैंसर है कोई, उसमें हम टाइम देते हैं ना यार, सोच के वापस आ जाओ, हम सर्जरी बिल्कुल। करेंगे, हम ये करेंगे। लुकीमिया में विदिन 4 डेज काम ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। तो हमारे पास तो 4 दिन में भी नहीं आया होता, हमारे पास तो ऑलरेडी वो हफ्ता 10 दिन गुजार के आया। तो वो अब उस वक्त उसको ये सब कुछ करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेडिकेशंस हैं एक तो बाज़-औक़ात, अब तो खैर बड़े हाई एंड की भी, दुनिया की सबसे महंगी मेडिसिन भी हेमाटोलॉजी में यूज़ होती है। अल्लाह ने, हम उसके सिलेक्टेड बंदों में से हूँ कि मैं इनका ध्यान रख रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैंने पिछले 4-5 साल में किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, मेरा ख्याल है मैंने ज़्यादा लुकीमिया ट्रीट किए हैं। Yeah. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द रेडवुड टाइम्स। मैं हूँ राबिया। आज हम अपने पॉडकास्ट में जिस कंपोनेंट पे बात करने जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट हमारे बॉडी में हर पार्ट में मौजूद होता है, और थोड़ा सा कट लगे कुछ हो तो सबसे पहले वही लिक्विड हमें बहता हुआ दिखाई देता है। आप समझ गए होंगे, इट्स ब्लड। लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इसमें ब्लड की फील्ड में स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। उनका नाम है डॉक्टर शहजाद नासिर। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ। अपना इंट्रोडक्शन कराएं जी। आपका शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद नासिर है। मैं एक क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट हूँ। पाकिस्तान में थोड़ी सी नई फील्ड है। हम लोग खून, ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के साथ डील करते हैं। ओके, और ब्लड और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ये खून से मुतल्लिका जितनी भी बीमारियां हैं, खून की कमी हो गई, हम्म। इसके खून में 3 बड़े सेल्स होते हैं। एक WBCs हैं जिनको हम सफ़ेद खून कहते हैं, लोगों का खून सफ़ेद हो जाता है। हम्म। हीमोग्लोबिन होगी, दूसरी लाइन हो गई, और थर्ड लाइन जो है वो प्लेटलेट्स हैं। ओके। तो WBCs का कम होना या ज़्यादा होना, जब ज़्यादा होते हैं तो हम उसको आम फहम में लुकीमिया या खून का कैंसर कहते हैं। WBCs कम हो जाएं तो वायरल इन्फेक्शन में हो सकते हैं, बोन मैरो फेलियर्स में हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन का कम होना हम सबको पता है, उसको अनीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया में कम होते हैं, और बाज़ औक़ात ये बढ़ भी जाता है, पॉलीसाइथीमिया हम्म। रूबरा वगैरह होता है या, हम्म। और प्लेटलेट्स का कम होना या ज़्यादा होना। हम्म। एक तो ये 3 लीनिएज की प्रॉब्लम आ गई, खून का ज़्यादा जमना, हम्म। थ्रोम्बोसिस हो जाना, वो भी हमारे ज़ुमरे में आता है। खून के साथ ही इसके साथ दूसरा कंपोनेंट होता है लिम्फ नोड्स, गिल्टियाँ जिसम में जो ठीक बन है। जाती हैं। तो लिम्फोमा, हम्म। मल्टीपल माइलोमा, ये सारे जो हैं ये खून से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हम्म। हैं जो हमारे फील्ड के उसमें हम्म। आते हैं। तो खून के मेन तीन जो हैं कंपोनेंट हैं, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड रेड सेल। ब्लड सेल। अच्छा, जिसको हम खून की कमी कहते हैं वो रेड ब्लड सेल्स की जी कमी वो, है, और उसको हम एनीमिया बोलते हैं। जिसको अनीमिया। और एनीमिया किन रीजंस की वजह से हो जाता है? पाकिस्तान में जो कॉमनेस्ट कॉज है खून की कमी का वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, दुनिया में भी वैसे। और पाकिस्तान में उसकी कमी की सबसे बड़ी वजह ग़ज़ा की कमी है, ग़ज़ा में आयरन की कमी। और ये फ़ीमेल्स में ज़्यादा कॉमन हम्म। होती है, उनके महीने के पीरियड्स की वजह से, हम्म। और मल्टीपल प्रेगनेंसीज़, बच्चों का पैदा होना। तो ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है।
लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में जो कॉमनेस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है वो थैलेसीमिया है, उसमें भी खून कम हो जाता है। तो इसकी ये बड़ी वजह है। खून ज़्यादा उम्र के लोगों में 60 के बाद या 50 के बाद खून की कमी होना वो किसी और बीमारी की वजह से हो रहा होता है। ओके। दुनिया में जैसे अमेरिका में और यूके में ये है कि उनकी क्लोनोस्कोपी होनी चाहिए एज अबव 50 में, स्क्रीनिंग। तो वो बड़ी आंत का कैंसर हो जाना बाज़ का उसका ये निशानदेही कर रहा होता है, या ब्लड लॉस की कोई और वजह हो जाए। तो ये बड़ी बड़ी वजूहात हैं जिस वजह से खून की कमी हो जाती ओके। है। ग़ज़ा की आपने बात की, ग़ज़ा की कमी, किसको आप ग़ज़ा की कमी कहते हैं? हम मतलब क्या मोटे लोगों में इसका खून की कमी नहीं होती है? किस तरह आप डिस्क्राइब ये करेंगे ग़ज़ा की कमी को? पर्सनल सवाल तो नहीं करें। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ग़िज़ा की कमी का हम यही कहेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, कि बैलेंस डाइट की कमी। ओके। जैसे आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह इशारा किया कि मोटे आदमी होने का मकसद ये है कि उसमें आयरन डिफिशिएंसी नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी, बल्कि उनमें से ज़्यादा हो जाती है। ओके। तो ग़िज़ा की कमी का ये है कि हम बैलेंस डाइट नहीं खा रहे, हम ग़िज़ा को मतवाज़न तौर पे नहीं इस्तेमाल करें, तो उसमें कमी हो जाती है। इसके अलावा हुक्म में इन्फेस्टेशन भी है पाकिस्तान में। साफ़ पीने के पानी की कमी की वजह से एक कीड़े होते हैं ये जो हुकवर्म की तरह होते हैं, वो बड़ी ओके। छोटी आंत में वो हुक करते हैं और उसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहती है। तो वो भी बहुत कॉमन वजह है खून की। लेकिन पाकिस्तान में बाय लार्ज हम उसको अपने एरिया के मुताबिक रखते हैं। और इसको हम ग़ज़ा की कमी को किस तरह पूरा कर सकते हैं? क्योंकि एक कॉमन परसेप्शन है कि जो भी आप रेड कलर की चीज़ है, अगर वो आप खाते या पीते हैं, रेड कलर की सब्जियां हो जाएं, उनके जूसेस बना के पी लें, या जितना बद जायका होगा उतनी ज़्यादा खून बढ़ाएगा। और जो फ्रूट्स हैं सारे रेड कलर के, वो जो है मेरा ख्याल है तरबूज के अलावा बाकी सबके बारे में ये ख्याल है कि अगर उनको आप खा लें या पी लें तो वो आपकी खून की कमी को पूरा कर देते हैं। ऐसा ही है? इसलिए ड्रैकुला में खून की कमी नहीं होती थी। ठीक है। वो रेड रेड कलर का खून पीता है ना, नहीं। हाँ। सिर्फ ये नोशन ठीक नहीं होगा। इसमें एक जो बहुत अहम है, यहाँ मैसेज देना चाहता हूँ कि बायलार जूसेस को आप अवॉइड करें। आप अगर पूरा फल खा रहे हैं या पूरी सब्ज़ी खा रहे हैं, वो बहुत बेहतर है। जब हम जूस निकाल लेते हैं या सब्जियों को हम ओवर कुक कर लेते हैं, तो वो न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा खो देते हैं। जैसे अल्लाह मियाँ ने जो चीज़ बनाई है वो बहुत अच्छी, वो परफेक्ट है, आप उसको उसी तरह इस्तेमाल करें। फल को कोशिश कीजिए कि ऐसे मुकम्मल तौर पे खाया जाए। ओके। जूसेस मत निकालें। मैं हर एक को ये बात कहता हूँ कि मेरे घर में जूसर है ही नहीं है। मैंने आज तक, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी जूसेस पिए हों। फल खाएं, पूरा फल खाएं, और जो भी मौसमी फल है वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको आप इस्तेमाल नहीं, ये कीजिए। जो रेड कलर की सब्जियां और इनका नहीं, है, इसका कोई ख़ास ताल्लुक है? आयरन के जो रिच सोर्सेज हैं वो सेब है, केला है जिसको हमें पता है, आलू हैं, ये सब्ज़ पत्ते जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। आलू भी हैं? आलू में भी आयरन है, ओके, तो तो फ्रेंच उससे मोटा फ्राइज़ नहीं हम खा करता। सकते हैं। हाँ, फ्रेंच फ्राइज खा सकते हैं, अगर डीप फ्राइड ना हो, एयर फ्रायर में हो। ओके, ओके, राइट। तो तो वो ये सब चीज़ें जो मौसमी चीज़ें हैं और जो आपके एरिया में हैं, मौसमी फल को ज़रूर खाएं। और गोश्त? गोश्त जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का और मायोग्लोबुलिन्स का, और उसमें छोटे बड़े की तमीज़ को ज़रा कम कर दें प्लीज़। आप बड़ा, अब दुनिया में आगे निकलें, जितना बड़ा जानवर होगा उतना महंगा गोश्त होता है। ओके। वेस्ट में एक रूल ऑफ थंब है, ओके। आपको अमेरिका के किसी फूड ब्रांड के बाहर बकरे की तस्वीर नहीं मिलेगी, उस पर गाय की तस्वीर बनी होगी, क्योंकि वो बेहतर मीट है, ओके। उसको आप इस्तेमाल कीजिए। नहीं, तो ये जो है कि बड़े गोश्त में बड़ी बीमारियां होती हैं जी, बीमारियां बड़े खानी गोश्त है में बड़ी तो। बीमारियाँ होती हैं, वो नज़र आ जाती हैं हमें, हाँ। इसलिए आप फिक्र ना करें। ओके। तो तो बड़े गोश्त का जो हमने यहाँ पे, शायद हमारे यहाँ वो हिंदुआना कल्चर के गाय मुकद्दस चीज़ है, गालिब मेरे इल्म में नहीं है कि क्या वजह है। सिर्फ ये सब कॉन्टिनेंट में ही है बड़े और छोटे का, गल्फ में तो ओके, हम इक्वल इसको रेट्स हैं जी। इसको क्लियर कर लेते हैं। बड़े गोश्त में आ जाती है आपकी काऊ मीट, जी, और सारा, और छोटे में आपका मटन आ जाता है, मटन, और चिकन को हम वैसे ही वाइट मीट में वाइट मीट में ले ले जाते जाते हैं। हैं उसमें भी जी। ब्रायलर खा लें हम, कोई मसला नहीं है। ब्रायलर आयरन के हिसाब से कोई बहुत अच्छा सोर्स तो नहीं है, लेकिन प्रोटीन्स के लिए अच्छा है। ब्रायलर की जो ज़्यादा एहतियात हुई है कि उसका आपने जो कलेजी और ये एंड पार्ट्स हैं वो मत यूज़ कीजिए।
उनमें हाई कंसंट्रेशन होती है मुर्गी में कि कलेजी में वो ये एंटीबायोटिक फीड्स में डाली जाती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और ये दवाइयाँ, तो वो उसकी क्लियर नहीं हुई होती। उसके मीट में इतना प्रॉब्लम नहीं है, उसकी हड्डी को चूसने में प्रॉब्लम है, उसकी हड्डी के गुर्दे के अंदर एंटीबायोटिक्स की कंसंट्रेशन हाई होती है, उसकी कलेजी अच्छी ग़िज़ा नहीं है और उसके एंड पार्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ओके। अच्छा, मैं मुर्ग इतनी हैरान इसलिए हो रही हूँ और थोड़ी-सी परेशान कि जब हम खून की कमी की बात कर रहे होते हैं, मैंने खुद बहुत कलेजियाँ खाई हैं कि कलेजी वो सोर्स है जो आपका खून ऐसे बढ़ा देगी। मुर्गी की कलेजी खाएँ, बकरे की, गोश्त की, बड़े की कलेजी खाएँ, बड़े की ना खाएँ, उसमें बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है, ये उल्टा आप बीमारी खा रहे हैं। हाँ, मुर्गे की कलेजी मत खाएँ। आप बकरे की, गाय की वो ठीक है, वो आप खाएँ। ख़ास तौर पे अगर वो ऑर्गेनिक फ़ीड पे, मेरा ख़्याल है कि हमारे ये जो जानवर हैं, ये ज़्यादातर नेचुरल फ़ीड्स पे मेरा कॉन्सेप्ट इनके बारे में ये है। गाँव में पले होते हैं, ओके। तो ये अच्छा गोश्त है, इनको आप यूज़ करें। और कलेजी आयरन बढ़ाती है, ब्लड बढ़ाती है। जी, वो बढ़ाएगी, वो अच्छा ओके। सोर्स होगा। और उसको किस तरह, मतलब उसको फुल कुक करके बेशक खाएँ, सालन में खाएँ, या उसका भी कोई, उसे थोड़ा बहुत कच्चा ओवर रहना कुक मत चाहिए? कीजिए। हुँ, और एक बात याद रखेंगे, वो कोलेस्ट्रॉल का भी उसमें कंटेंट ज़्यादा है। हुँ, हुँ, जितने भी एंड पार्ट्स हैं ना, ये मगज़ हाईएस्ट कंटेंट है हुँ। कोलेस्ट्रॉल का, ओके। तो उनकी तरफ आप मत जाएँ और कलेजी खाएँ। कलेजी ठीक है। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि औरतों में ब्लड की कमी ज़्यादा होती है, मर्दों में कम होती है। वो हमारे मेरा ख़्याल है मंथली साइकिल की वजह से जी, मेन रीज़न बनती है। जी। अब तो नहीं, लेकिन पहले ज़माने में ज़रा लड़कियों को खुराक भी अच्छी नहीं दी जाती थी, लड़कों को ज़्यादा अच्छी खुराक दी जाती थी। लेकिन जो माँ बन रही है लड़की या कोई भी औरत जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके बारे में मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि जिस माँ के अंदर खून की कमी होती है, उसके बेबी की ग्रोथ जो है ब्रेन की, वो प्रॉपर नहीं हो सकती और ज़िंदगी भर वो डेफिशिएंसी कभी भी ख़त्म नहीं होती। क्या ये ठीक है, राइट है? ये जो हम स्टंटिंग ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं, पिछले कुछ अरसे में 4-5 साल पहले तो हुँ, बहुत बात हो रही थी कि हमारी पूरी पॉपुलेशन जो है, हम स्टंटिंग ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो हुँ, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की तरफ जा रहे हैं। ओके। जब एक माँ आयरन डेफिशिएंट होगी, उसमें खून की कमी होगी, तो पूरा बेबी जो है, सिर्फ दिमाग हुँ, नहीं, वो बाकी बच्चा भी पूरा ग्रो नहीं करेगा। अंडरवेट बेबीज़ इसलिए प्रोड्यूस हो रहे होते हैं कि उसको हुँ, पूरी न्यूट्रिशन ही नहीं मिली माँ की हुँ, तरफ से। माँ ने सारी न्यूट्रिशन देनी है ना, इसीलिए हुँ, माँ की खुराक का जब हम कहते हैं कि उसका ध्यान रखना है, तो इसलिए रखना है। सिर्फ बेचारी माँ के लिए नहीं, उसके बच्चे के का भी आपने हुँ, ग्रोथ तब ठीक होगी। ओके। तो सिर्फ ब्रेन नहीं, बाकी बच्चा भी ग्रो नहीं करेगा। ओके, इट्स वेरी पेनफुल। लेकिन एक ये भी तो हम सुनते हैं, बिल्कुल मैं आपसे बेसिक लेवल की बातें जी, जी, इसलिए कर बिल्कुल। रही हूँ जी, क्योंकि वो बिल्कुल। गो सारी, अहेड। क्योंकि जो भी देख रहा है उसकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बड़ा कॉमन है कि माँ में अगर खून की कमी भी है या किसी और भी चीज़ की कमी है, तो फ़िक्र की बात नहीं है क्योंकि बच्चा अपनी चीज़ पूरी कर लेता है। वो जो कमी है वो सिर्फ़ माँ में रह जाती है। तो नहीं, पीपल आर ओके, फादर्स आर ओके, इन-लॉज़ आर ओके कि नहीं, बिल्कुल। बच्चा ठीक हमारा पैदा होगा, नहीं, नहीं, अगर हम ऐसा? उसके सिर्फ फिज़ियोलॉजिकल रीज़न्स पे चले जाएँ ना, हुँ, फिज़ियोलॉजी पे चले जाएँ, हम उस पे नहीं जा रहे कि एक अच्छी माँ एक अच्छा हुँ। बच्चा प्रोड्यूस कर रही है, वो खुद नहीं, नहीं, सेहतमंद हाँ, चिड़चिड़ापन होगा, हाँ। नहीं होगा तो वो उसको करेगी ना टेक केयर। हुँ, हम उन सब चीज़ों को साइड पे रख देते हैं। सिर्फ हम फिज़ियोलॉजी की बात जी, कर रहे बिल्कुल। हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हुँ, बच्चा अच्छा तभी प्रोड्यूस होता है, तभी वो ग्रो हेल्दी करेगा, बच्चा है, हेल्दी प्रोड्यूस होता बेबी है। तभी होगा जब माँ सही होगी। और जो ये बच्चे पैदा होते हैं डेफ़िशिएंसीज़ के साथ, कितना टाइम लगता है इनको वो डेफ़िशिएंसीज़ कवर अप करने में? क्या वो हो जाती हैं विद मेडिसिन एफ़र्ट्स, या वो कहीं न कहीं हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं अपनी नहीं, नहीं, हेल्थ को लेके? इसका बहुत अच्छा शायद जवाब मैं ना दे सकूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो कवर होती है। जब ओके। आपकी इंट्राफीटल ग्रोथ की रिटार्डेशन आ गई, क्या तो इट्स करेंगे डॉक्टर डिफ़िकल्ट। शहज़ाद हम? हमारी तो बहुत बड़ी नेशन ऐसे ही पैदा हो रही है। और देखें, मतलब आई एम सॉरी, शायद मिसाल बहुत अच्छी नहीं होगी। जब ये हुँ, गांव देहात के मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, वो लोग तो ज़्यादा एक्सपोज हैं, उनको पता है कि उनकी अच्छी हुँ, बकरी, सेहतमंद बकरी या अच्छा सेहतमंद जानवर ही अच्छा बच्चा प्रोड्यूस करता है। ये तो मेरे ख्याल से हर आदमी को पता है। हुँ, ये तो हमें शायद नॉलेज, उनको हमें नॉलेज देने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि मैं हुँ, उनको ये नॉलेज दूँ। हुँ, उनसे आप जाके पूछेंगे, अगर बकरी सेहतमंद नहीं होगी तो वो अच्छा बच्चा जनेगी? हुँ, मेरा नहीं ख्याल। हुँ, अच्छी मुर्गी ही अच्छा बड़ा अंडा देती है ना।
अच्छी भैंस ही अच्छा मतलब नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो ये तो मेरे ख्याल से गलत कॉन्सेप्ट्स हैं Okay, कि it's very painful. Being a इट्स woman, it's very painful. इट्स Being a nation, it's painful. जी। Uh, क्या गवर्नमेंट या आप डॉक्टर लेवल पे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में क्या ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो प्रेग्नेंट मॉम्स को दी जा रही हैं, या कोई ऐसे सप्लीमेंट्स फ्री दिए जाते हैं, या फ्री ब्लड टेस्ट होते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी हमारी नेशन है जो अफोर्ड नहीं कर सकती, एक सिर्फ खून की कमी या ज़्यादती का जो हीमोग्लोबिन का टेस्ट है वो भी नहीं अफोर्ड कर सकती। तो क्या है इस सिलसिले देखिए, में? इसमें तो हम सबको अपना अपने हिस्से की हमने हिस्सा हम्म, डालना हम्म, है। इस जुल्मात के दौर में तो हमने सबने चिराग तो जलाने हैं। हम्म, और डॉक्टर के तौर पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम्म, इसके लिए आपको कोई बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट कराने की, आप सीबीसी ना करवाएं, आप माँ को देख के देख लेना, उसका अनीमिया है। और आयरन की गोली तो शायद पाकिस्तान की सबसे सस्ती दवाई है। राइट। आप अपने काम करती है काम करती है, पाकिस्तानी दवाई। करती है, बिल्कुल करती है। हम्म, वो मैं आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं 94 का ग्रेजुएट हूँ। हम्म, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स नाउ और मोर देन ठीक है। 30 ईयर्स। तो 30 साल के एक्सपीरियंस में मैं तो आपके साथ बहुत सारी कहानियाँ शेयर कर सकता हूँ। मैं आपके साथ ये कहानी शेयर कर सकता हूँ कि बाहर की दवाई से आराम नहीं आ रहा था, पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चर्ड दवाई ने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। चले, एक ये तो आपने कम की, हाँ, हमारी खौफ बिल्कुल, कम किया कि पाकिस्तानी बिल्कुल। दवाई नहीं खानी, नहीं, मर नहीं, जाना है जी, मिसकंसेप्शन हमने नहीं, ये नहीं। वाली ताकत की गोली खाई तो बस जी, ये उल्टे। अच्छा, ये जो है ताकत की गोलियों के बारे में मिथ है कि ये भी नहीं खानी चाहिए। हाँ, नहीं, ये जो विटामिन्स को हम कहते हैं ना, इनको वाइटल एमाइन्स के नाम से ये इसलिए शुरू में आया था। कॉन्सेप्ट ये था कि अमाइनो एसिड्स ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन बनाने के। तो ये बातें ऐसी नहीं हैं। ये सिर्फ एंजाइमेटिक रिएक्शन में थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे होते हैं। आसान ज़बान में ये है कि इनका कोई ख़ास रोल नहीं होता। आप बैलेंस डाइट खाएँ। ओके। आयरन डेफिशिएंसी में ठीक है, आयरन की आप जिस मखसूस डेफिशिएंसी का पता चल रहा है, उसकी दवाई दे दें। और वो आजकल अगर हम बात करेंगे तो 2 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विटामिन्स। एक तो विटामिन डी की बात कर लें, हाँ दूध वो और ठीक है, धूप में हाँ आप हाँ। जाएँ। और ये आयरन की डेफिशिएंसी है। बाकी मेरी अगेन 30 साल की प्रैक्टिस में मैंने कोई बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी B12 वगैरह, वो तो मेरी फील्ड से है, बहुत कम डेफिशिएंसियाँ होती हैं। ओके, खून की कमी डिजिट्स में जो एक टेस्ट होता है, खून की कमी कब अलार्मिंग होती है कि अब जो है अगर हम स्पेसिफिकली दोनों, एक नॉर्मल बंदे के लिए भी और एक जो प्रेग्नेंट मॉम है एक्सपेक्ट कर रही है जो बच्चे को, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि ये अलार्मिंग है, इससे नीचे नहीं हमने जाने देना? देखिए, प्रेगनेंसी तो एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। ओके। उसको हम जब पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ी एबनॉर्मेलिटी है, नॉर्मल एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है ना? और मैं एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये सबसे परफेक्ट ट्रांसप्लांट है ना। ओके, हाँ। इससे ग्रेट। खूबसूरत और इससे बड़ी क्रिएशन अल्लाह की, मतलब तो उसके वो डिफरेंट बॉल चीज़ है। ओके। माँ को तो एक बड़ी, जैसे मैंने शुरू में बात की, उसको तो एक अच्छी सेहत में लेके जाना है। उसको तो आपने एनीमिया नहीं होने देना ना, उसको तो अच्छा तरह लेके जाएं। ठीक है, उसकी नहीं भी केयर करते हैं, छोड़ दें उसके बच्चों के लिए, अपने अपनी जनरेशन के लिए उसको अच्छा। तो शी शुड बी हेल्दी, शी शुड गो इनटू प्रेगनेंसी। वो प्रेगनेंसी में जा रही हो तो एक अच्छी सेहत में जाए। नहीं, उसमें कहीं मतलब अगर एक लोअर लिमिट है, अगर आई थिंक 12 है ख़वातीन के लिए, तो 12 के नीचे एवरी सिंगल डिजिट अगर नीचे जा रहा है तो वो अलार्मिंग है, या नॉर्मल लोगों की तरह हम कहते हैं कि नहीं 8-9 पे भी चलेगा काम? नहीं, देखें, जब प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हैं, इवन वहीं पे बाज़ का ये होता है कि आयरन डेफिशिएंसी होगी, सेल का साइज़ छोटा हो चुका है, लेकिन हीमोग्लोबिन अभी भी नॉर्मल है। ओके। तो अच्छा। मैं तो ये चाहूँगा ना कि 12 से भी ऊपर ही हो और एमसीवी भी ठीक हो। ओके। जो अच्छा। मेन करपास्कुलर वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं, एमसीवी कहते हैं। फेरेटिन आयरन स्टडीज़ हम ना भी करा रहे हों, ठीक है, वो महंगे हो जाते हैं टेस्ट। सिंपल, अगर मेरे एलएचवीज या हमारा कोई प्रोग्राम वो सुन रहे हैं तो एमसीवी भी नॉर्मल होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट के वो अनीमिक खातून प्रेग्नेंट हो रही है। एमसीवी को आप डिस्क्राइब करेंगे दोबारा से? एमसीवी जब हम वो सीबीसी करवाते हैं, उसमें हर एक आदमी खुद देख सकता है। ओके, तो उसमें वो वो भी। इंडेसिस कुछ नंबर बड़े फ़नी फ़नी से लिखे होते हैं। तो हीमोग्लोबिन के इमीडिएटली नीचे एक चीज़ लिखी होती है, एमसीवी, मीन ओके। कार्पस्कुलर वॉल्यूम। वो सेल का साइज़ बता रहा होता है। ओके। जब आयरन डेफिशिएंसी होती है तो सेल का साइज़
छोटा होना और मुख्तलिफ साइज़ होना शुरू होते हैं, छोटा होना शुरू हो जाता है। ओके। तो वो साइज़ ही कम नहीं होना चाहिए। आयरन डेफिशिएंट क्यों? वो हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उस माँ ने बच्चे को भी देना है, और वाली बात है बच्चों के ऑर्गन्स बनने हैं, उसके बाद उसकी फीडिंग करनी है, उसके बाद तो वो शी शुड नॉट बी आयरन डेफिशिएंट। फॉरगेट अबाउट कि उसका हीमोग्लोबिन कम हो। हाँ, अब हम ये बात कर लेंगे कि किस हीमोग्लोबिन कट ऑफ पे उसको ट्रांसफ्यूजन होनी चाहिए, तो उसमें भी वो टेक्निकल आ जाती हैं। उसमें ये है कि जब प्रेग्नेंट होते हैं तो डाइल्यूशनल थोड़े से काउंट्स वैसे कम हो जाते हैं, तो वो उसको आपने क्लिनिकल सिनेरियो में देखना है कि बेसलाइन कितना था। इसलिए एंटीनेटल केयर की इंपॉर्टेंस है। जब गायनी वाले आपको बुला रहे होते हैं तो वो पैसे कमाने के लिए नहीं बुला रहे होते, वो आपकी इन चीज़ों का ध्यान रख रहे होते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसा है, हीमोग्लोबिन सीपीसी कैसी है, प्लेटलेट्स कहाँ जा रहे हैं। तो एक अच्छी प्रॉपर केयर के हिस्से में ये चीज़ें आ रही होती हैं। ओके, राइट, राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बहुत सारी बीमारियों का नाम लिया जो ब्लड से रिलेटेड हैं। उसमें से मोस्ट कॉमन बीमारी आपने कहा थैलेसीमिया है पाकिस्तान में। अब वो मेरा कहने का ये था कि कॉमनेस्ट बीमारी तो अनीमिया ही है, खून की कमी ही है पाकिस्तान में। ये सबसे कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर ओके, है जो एक माँ एक मतलब फैमिली में रन करता है। ओके। और इससे हम कैसे बच सकते हैं? पाकिस्तान में क्या रेशो है? बच कैसे सकते हैं? होता क्या है? इसके बारे में। थैलेसीमिया बेसिकली ये होता है कि खून टूटता जाता है, वो हीमोग्लोबिन में जो अंदर डिफेक्ट आ जाता है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, तो वो खून जब वो लिवर में से गुजरता, स्प्लीन में से गुजरता है, तो वहाँ टूटना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है और बच्चे को ब्लड लगाना पड़ता है, वो ट्रांसफ्यूजन ओके। डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसमें एक ये होता है कि बाद में थैलेसीमिया, हम उनको ट्रेट कहते हैं या थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। उनमें वो पूरा फुल ब्लोन डिजीज़ नहीं होती, वो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट तो नहीं होते, लेकिन उसकी उसकी अहमियत ये है कि अगर वो एक थैलेसीमिया ट्रेट के दूसरे बंदे से शादी होगी उनकी, तो आप एक फुल थैलेसीमिया प्रोड्यूस करेंगे। ओके। तो थैलेसीमिक ट्रेट को नॉर्मल आदमी से शादी करनी चाहिए। तो वो थैलेसीमिया जो होता है ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हो जाता है। पाकिस्तान का कॉमनेस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें सारी ज़िंदगी ब्लड लगाना पड़ता है। ब्लड ओके। लगाने का प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी ट्रांसमिट हो जाता है, और दूसरा जिस्म में कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है कि वो आयरन बाहर निकाल सके, उसकी वजह से आयरन की डेपोजिशन होती है। इस वजह से इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा नहीं होती, ओके। ऑन एवरेज यू कैन से अबाउट 20 ईयर्स। इससे बचने का एक ही तरीका है कि इसकी प्रिवेंशन होनी चाहिए। ओके। प्रिवेंशन का तरीका ये है कि जो क्लस्टर्स हैं, जिन फैमिलीज़ में थैलेसीमिया हो रहा है, उन लोगों को समझाएं कि इंटर कज़न मैरिजेस ना करें। ओके। ठीक है, तो उसका उसमें रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स का है, मस्जिद के मेंबर से बात होनी चाहिए, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उसकी बात समझी ज़्यादा जाती है। ये दुनिया में बहुत सारे ममालिक ने ये चीज़ इसी तरह ख़त्म की है। ईरान की मिसाल है, यूनान की मिसाल है। तो इंटर कज़न मैरिज नहीं करनी है। ओके। जिन बच्चों में हो चुका है उसका डेफिनेट इलाज जो है वो सिर्फ एक ही है, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। ओके। बोन मैरो पर ट्रांसप्लांट में क्या होता है? उसमें ये होता है कि उनके मैचिंग बहन भाई में से हम उसके से ऐसे खून के सेल्स लेंगे जो खून बनाते हैं, और वो हम इस अफेक्टेड बच्चे में ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। ऑपरेशंस नहीं होता, ऐसी दवाइयाँ पहले दी जाती हैं, लंबी बात हो जाएगी, कि जिसमें हमने उनका अपनी वाली मशीनरी बंद कर दी जो थैलेसीमिया बना रही थी, और बहन भाइयों में से मैचिंग बहन भाइयों से सिर्फ होगा। बहन भाइयों में से ये वाला ब्लड लेके जिसमें सीड्स होंगे, मदर सेल्स होंगे, वो इसमें इन्फ्यूज़ कर देंगे, उसमें ट्रांसफ्यूजन की तरह लगेगा उसको, और उसका ट्रांसप्लांट हो जाता है। ओके। ये कोई आपके बताने में लग रहा है कि ये इतना कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, एक आसान प्रोसीजर है, लेकिन बोन मैरो का नाम बहुत बड़ा है। तो क्या एक्सपेंसिव प्रोसीजर है? कितना? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि ये कितनी, इस बीमारी का इलाज कितना मुमकिन है? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक जो आम मैं कॉन्सेप्ट ये देना चाहूँगा, इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है। ओके। इसमें डोनर को कोई ख़तरा नहीं है। दुनिया ओके। में आपको डोनर रजिस्ट्री में कभी भी नहीं मिलेगा कि मैं किडनीज़ दे रहा हूँ। मरा हुआ आदमी तो दे जाता है, ज़िंदा आदमी कभी भी नहीं मिलेगा। ज़िंदा आदमी आपको आँख देने वाला कभी डोनर नहीं मिलेगा। लेकिन बोन मैरो स्टेम सेल्स की रजिस्ट्रीज़ मौजूद हैं। ओके। वॉलंटियर डोनर दुनिया में मौजूद हैं जो अपना ओके। ब्लड देते हैं। ओके। वो हम बाज़ औक़ात ब्लड से लेते हैं, बाज़ औक़ात बोन मैरो से लेते हैं। तो पहली बात ये है कि डोनर के लिए ज़ीरो तो नहीं कहना चाहिए, उनके लिए कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है, सेफ है। सेफ़ है।
सर्जरी कोई इन्वॉल्व नहीं है। ओके। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, ये टीडियस प्रोसीजर है, इसमें फिजिशियंस हाईली मतलब क्वालिफाइड लोग चाहिए और नर्सिंग केयर बहुत हाईली, और उसमें हमें बड़े अच्छे रूम्स चाहिए होते हैं, पॉजिटिव अगर आप फैसिलिटीज़ हाई हाई एंड की चाहिए होती है, पॉजिटिव ओके। प्रेशर रूम्स एंड HEPA फिल्टर्स वगैरह के साथ। तो उस वजह से ये ज़्यादा कम्बरसम है और एक्सपेंसिव पड़ता है। पाकिस्तान में बहुत कम सेंटर्स को में 7 सेंटर्स हैं इस वक्त जो हम ऑफिशियली बोन मैरो ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में कर रहे हैं, और ओके। फिजिशियन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग रजिस्टर्ड क्लिनिक जो फिजिशियंस हैं वो पाकिस्तान में 20 या 22 लोग हैं या 25 उनमें से हैं, एक आप हैं। वो अल्लाह ने ऐसा। बिल्कुल। तो ये इसकी ये डेलिकेसीज़ हैं। उसमें ये होता है कि हमने उसके ऐसी दवाइयाँ दी जिसको हम कंडीशनिंग कहते हैं, कि हमने उसका अपना पहले वाला सिस्टम बिल्कुल शट ऑफ किया। तो जब आपने बिल्कुल शट ऑफ कर दिया तो उसके ओके। हीमोग्लोबिन भी नहीं है, उसके प्लेटलेट्स भी नहीं है, राइट। उसकी राइट। WBC भी नहीं है। ओके। वो वीक का टाइम ख़तरनाक होता है। ओके। और उसके बाद भी फिर इम्यूनिटी लेवल बिल्ड करना और वो सारी चीज़ें, वो जब वो बिल्कुल सीड पौधा जैसे जो उगना शुरू हो बाकी जाता सारी है, चीज़ों की ट्रांसप्लांट्स की होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारे इसमें भी आ रहे होते हैं। इसमें ज़रा हमने बहुत अरसे के लिए ये नहीं देना, क्योंकि इम्यूनिटी नए सेल्स ने बनानी है। ओके। तो राइट। थैलेसीमिया में जो हम अमीनो सप्रेसिव देते हैं वो साल के लिए देते हैं। ओके। हमारे पास ट्रांसप्लांट में हम सिर्फ 6 महीने 3 महीने भी देते हैं। लिवर बाकी ट्रांसप्लांट में ज़्यादा अरसे के लिए देनी है, क्योंकि इम्यूनिटी वाले सेल्स अलहदा हैं। ओके। इम्यूनिटी वाले सेल तो ये खुद बनाएंगे अब, नया ओके। जो हमने सिस्टम लगाया। ओके। राइट। तो तो इस वजह से आपने बहुत अरसा इम्यूनो सप्रेसिव नहीं देनी है। अच्छा, एक चीज़ आपसे बातें करते हुए मेरे दिमाग में आई कि हमारे मुल्क में तो हम जब रिश्ता कर रहे होते हैं या शादी करने जा रहे होते हैं बच्चों की, हम लव मैरिजेस में भी ख़ानदान देख लेते हैं, शक्ल सबसे पहले देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं, जेब देखते हैं, फिर हम फैमिली देखते हैं। ज़ात पात के अभी तक चक्कर चल रहे हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि हमने ब्लड टेस्ट करवाने हैं। किसी लड़की वाली की ये डिमांड हो कि हमने लड़के वालों से कहना है कि हमें ब्लड टेस्ट चाहिए लड़के के, और इस पे तो बड़े बड़े फसाद खड़े हो जाएंगे कि हमें ब्लड टेस्ट नहीं करवाने। किस तरह इन चीज़ों को, कोई हो रहा है ऐसा काम? मेरा ख्याल है इस पे तो बहुत काम करने की ज़रूरत है, इस एजुकेशन को देने की बहुत ज़रूरत है कि ये एक नेसेसरी पार्ट होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि हमें इसी विद इन द सिस्टम चलना है, हमें कोई पैराडाइम शिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। हमें कंसंट्रेट करना चाहिए अपने क्लस्टर्स पे। ओके। अगर इस फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, कोई भी है फॉर दैट मैटर, ओके। राइट। इट्स नॉट नेसेसरीली थैलेसीमिया हमारा कॉमनेस्ट डिजीज़ है, उसका ओके। बर्डन भी काफ़ी है, डिजीज़ बर्डन काफ़ी है। शायद मुल्क में जितनी ट्रांसफ्यूजन हो रही होती हैं उसमें से आधी ब्लड ट्रांसफ्यूजन थैलेसीमिया के लिए चली जाती हैं। तो काफ़ी बड़ा डिजीज़ बर्डन है, दोनों साइड्स पे आप देखेंगे। तो जिस फैमिलीज़ में अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, हमें वहाँ पे कंसंट्रेट करें, अपनी एनर्जीज़ को हम वहाँ पे ओके। लगाएं, ठीक है, उस उनको फैमिली को एजुकेट बताएं करें। हाँ कि देखें आप लोगों ने तो इससे गुजरे हैं ना। ठीक है, और ये भी हो सकता है उसके बाद जब हम उसके फाइन ट्यूनिंग में जाएंगे, तो अगर किसी को खुद थैलेसीमिया ट्रेट है, बच्चे या बच्ची को, तो वो ये रेंडमली भी हो सकता है ना कि वो किसी और थैलेसीमिक ट्रेट से ना हाँ। कर ले, हाँ, उसको बिल्कुल। एहतियात कर ले। ओके। ठीक है। एक तो क्लस्टर्स, फैमिली क्लस्टर्स पर हम कंसंट्रेट करें, उनको समझाएं ओके। वट एवर डिजीज दे हैव गॉट, तो इंटर कजन मैरिज से हम बाहर निकले, ओके। और उसके बाद आप ये चले जाएं, थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर लेंगे, फाइनल ट्यून कर लेंगे। अब हम रोज़ अपने सोशल मीडिया पे आप इस मेंटल ट्रामा से गुजरती हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों को नज़र नहीं आ रहा मुझे, वो क्या है, वो जेनेटिकली चल रहा है ना। अब आप जाके उससे पूछेंगे तुम्हारी इंटर कजन मैरिज है, हमें उसको ब्लेम गेम में नहीं जानना, उसका हाँ, शायद ठीक कसूर है। नहीं है। बिल्कुल। माशरे बिल्कुल। में हम भी उतने ही बिल्कुल। जिम्मेदार हैं ना, बिल्कुल ख़ासतौर पर ऐसे ही। डॉक्टर ज़्यादा जिम्मेदार हैं। हमने क्यों नहीं एजुकेट किया? राइट। तो उन लोगों को कंसंट्रेट करें। हर एक ठीक है। वन साइज फिट ऑल वाला सोल्यूशन सोसाइटी में आप नहीं अप्लाई कर सकते। ओके। और ये कितने अरसे में आपकी बॉडी, लाइक लेट्स सपोज अगर मेरे अंदर में ट्रेट है, और कितने अरसे में मेरी कितनी जनरेशन में ख़त्म हो जाएगी? कोई ऐसा सीन होता है? किस तरह डाइल्यूट होती है? कुछ ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, या हो सकता है कि लेकिन जितने भी मेरे जनरेशन में, अगर इफ़ आई एम कैरिंग दिस, तो क्या जितने भी मेरे जनरेशन में बच्चे आएंगे वो कहीं ना कुछ पार्ट कैरी कर रहे होंगे? जो थैलेसीमिया की अगर हम बात करेंगे, अगेन इसका अच्छा हाँ। जवाब तो शायद एक
जेनेटिक्स वाला आदमी ज़्यादा अच्छा दे सकेगा, ठीक मुझे है। शायद इसका, लेकिन बेसिकली डाइल्यूट तो होता जाएगा। जब ओके। आपने खुद भी देखे होंगे जो मिक्स ब्रीड हैं हुँ, वो ज़्यादा टफ होते हैं, ज़्यादा अच्छे साइज़ में और वो जा हुँ, रहे होते हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी में हुँ, भी देखते हैं, और अगर कोई पेट्स रखने का शौकीन है तो उसको पता है कि हुँ, मिक्स ब्रीड्स आर मोर टफर बेटर। ठीक है। तो हिटलर ने तो ये बात नहीं मानी थी, लेकिन बात, ओके। डोनेशन की हम बात कर रहे थे, ब्लड डोनेशन की। ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी है? अ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मेरे पास एक पेशेंट ने या खून के कैंसर का आता है, उसके साथ 30 अटेंडेंट होते हैं आपके, उनको भगाने का एक ही तरीका होता है, मैं कहता हूँ ब्लड डोनेशन आप लोगों ने देनी है। दवाइयाँ तो इंडिया से आ रही हैं, हुँ, ये कैनूले ये चीज़ें चाइना से वाली आ हुँ, जाएंगी, लेकिन ब्लड तो चाइना नहीं देगा हमें, ब्लड तो आपने ही देना है। तो हुँ, सारे भाग जाते हैं। ओके। तो ब्लड तो इधर ही से बनना है, ठीक है हुँ, जी। ब्लड डोनेशंस के बगैर तो कोई अभी तक हुँ, सोल्यूशन है नहीं है। बात हो रही है, लेकिन फ़िलहाल नथिंग। हुँ, तो इन्हीं से आपने चलना है, लाइफ लाइन है आपकी। हुँ, तो डोनेशंस तो, और ख़ास तौर पे जो रेयर ग्रुप्स वगैरह हैं उनको हुँ, तो और ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। तो ब्लड डोनेशन आपने कहा कि होनी चाहिए और करनी चाहिए। जो बंदा ब्लड डोनेट कर रहा होता है, उसको खुद कितने प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकता है ब्लड डोनेट करने के बाद? क्योंकि ज़ाहिर है अगर उसमें से इतना ब्लड निकला है तो उसकी अपना हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, फिर वो एक पेशेंट बन के आपके पास आ जाएगा। नहीं, वो तो देखें अगेन, दुनिया में कहीं पे भी इनके वो अपना पैरामीटर्स होते हैं। लो हीमोग्लोबिन वाले से तो वैसे ब्लड नहीं लिया हाँ, ठीक जाएगा। है। आपके अपना तो, अगर आप एक, हम अज्यूम करते हैं आप एक हेल्दी नॉर्मल डोनर हैं, फिर तो आपका सिस्टम खुद उसको रिफ़िल कर लेगा। और कितने अरसे में ये तो रिफ़िल वही हो वाली जाता है? बात है कि मोटरवे पे मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा, उसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपका फ्यूल टैंक फिल है तो यू कैन गो अहेड। तो ओके। डोनर भी अगर वो अच्छा हेल्दी डोनर है, उसका हुँ, आयरन और बाकी चीज़ें ठीक हैं, उसका तो 3 महीने में, हम कहते हैं कि वो 120 डेज़ लाइफ़ होती है ना हुँ। आरबीसीज़ की, तो वो 3 दिनों में नया खून बन के आ जाता है और आप दोबारा डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, 3 महीने के बाद आप दोबारा डोनेट करने के काबिल हो जाते हैं अगर आप एक हेल्दी अपने अपने हीमोग्लोबिन सेट हीमोग्लोबिन के जी। साथ हैं। अ, अभी आपने ही कहा डोनेशन का, अगर जैसे फ़ौरन से कितनी देर में रिकवरी हो जाती है? फ़ौरन जो इमीडिएट सिम्पटम्स होते हैं वो ज़्यादातर वॉल्यूम डिप्लीशन के होते हैं, जो उसका ओके। वॉल्यूम निकला। अ, हीमोग्लोबिन लो तो हम ये ज़्यूम करेंगे ना वो ओके, रेंज में वॉल्यूम है। और हीमोग्लोबिन लो होने का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है? जी, ये पानी है ना, लिक्विड फॉर्म में है जिसमें खून तैर रहा है। तो जब हम बात करते हैं कि 12 से 14 नॉर्मल है, तो हम 12 से नीचे या 12 के करीब वाले से भी शायद ब्लड नहीं लेंगे। ओके। हम थोड़ा-सा उससे ऊपर वाले से लेते हैं। हुँ, उससे लेते भी 500 एमएल है या 300 एमएल, हुँ, उसके मुताबिक लेते हैं। तो वो जो उसको सिम्पटम्स आते हैं, वो खून की कमी के नहीं आते, उसको वॉल्यूम डिप्लीशन। इसीलिए आपने देखा होगा जब ये डोनेशन करते हैं तो उनको जूस या पानी दे रहे हुँ, होते हैं, लिक्विड्स दे राइट। रहे होते हैं कि ओके, वॉल्यूम रिकवर हो जाए। ओके, राइट। हीमोग्लोबिन तो इतनी वो उसके अच्छा, सिम्पटम्स नहीं आएँगे। ओके, ओके। अच्छा, वॉल्यूम कम होता है, हीमोग्लोबिन में कोई कमी नहीं जी, आती। जी, ओके, ग्रेट। जी। ये एक अच्छी नॉलेज आपने हाँ। आज दे दी। मुझे भी नहीं पता था। मैं समझती थी ये पूरा खून है, एक बोतल हम उसे कहते हैं, बोतल निकल गई हाँ। तो अब पीछे तो 1 लीटर की कमी हो गई है। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ब्लड डोनेशन की बात होगी, लेकिन जब हम ब्लड लगा रहे होते हैं उसकी भी बड़ी मिथ्स हैं या एक परसेप्शन है कि आपने किसी का खून नहीं लगवाना, बीमारियों वाला खून होता है, जर्सी का खून लग जाएगा। लगवाना भी है तो अपने किसी ख़ानदान के बंदे से लगवाएं, क्योंकि बीमारियां ट्रांसफ़र हो जाएंगी बाहर के किसी बंदे से। इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे, इस परसेप्शन को? अब सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, अगेन मेरा ख़्याल है, इट्स माय, कि ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं ना, वो गवर्नमेंट का है। तो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी लेजिस्लेशन करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है हम्म, कि मैं ब्लड लगवा रहा हूँ तो मुझे सेफ ब्लड मिल रहा है। तो अगर सेफ ब्लड होगा, उसकी तो सारी ट्रांसमिसिबल डिजीज़ की वो स्क्रीन हुआ होगा। ओके। जो नंबर्स हमारे पास हम्म, दुनिया में हैं, हैविंग एन ऑड गेटिंग एन इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस के हम्म, चांसेस होने के अमकानात हवाई जहाज़ में सफ़र करते हुए हादसा होने से कम है। राइट। तो सेफ ब्लड अगर लग रहा है किसी दुनिया के किसी जगह पे, बाकी जगहों हम्म, पे, तो इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम होते हैं जो नॉन डिजीज़ हैं। दूसरी बात यह है कि जो क्रोनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ये थैलेसीमिक्स, उसमें उसमें फैमिली से कम करनी चाहिए।
ओके। एक बहुत टेक्निकल सी बात हो जाती है ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ होने के, क्योंकि वो उस ब्लड को समझता है उसका अपना खून, तो उसको उसके ख़िलाफ़ वो ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड जीवीएचडी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो फैमिली से तो कम लगवाना चाहिए। ओके। तीसरी चीज़ ये है जो अहम चीज़ है ट्रांसफ्यूजन में, कि आप कंपोनेंट्स लगाएं, फुल ब्लड मत लगवाएं। जिस चीज़ की कमी है आपको वो लगे। जब हम ब्लड लेते हैं तो हम उसके कंपोनेंट्स अलग कर लेते हैं, उसमें ओके। से प्लेटलेट्स निकाल लिया हमने, प्लाज्मा निकाल लिया हमने, उसमें से पैक्ड रेड ब्लड सेल निकाल लिए। ओके। तो आप कोशिश करें कि ऐसी जगह पे, तो टेक होम मैसेज ये है कि ट्रांसफ्यूजन आप ऐसी जगह से करवाएं जहां आपको पता हो कि ये एक हेल्दी क्लीन जगह है। आप थोड़ी सी ओके। कोशिश करें, आपको पता चल जाएगा। ओके। कौन से मेन इदारे हैं, आप कोई बड़े गवर्नमेंट के इदारों के नाम ले पाकिस्तान लें में जो ताकि लोगों को हेल्प आउट हो जाए? सबसे बड़ा जो ट्रांसफ्यूजन का सेंटर है वो तो ये आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ FIT है। हाँ जी। इसके अलावा जो ये बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं सारे बड़े, जो जिस तरह शिफा है, इन जगहों से हलाल अहमर का ब्लड सेफ़ है, साफ़ है। तो ये, और ये पंजाब की एक अथॉरिटी भी बनी हुई है, इसने इंडस वालों ने सेंट्रल पंजाब में बहुत काम किया हुआ है। तो ये ट्रांसफ्यूजन की जो है ना, सेफ़ ब्लड लगवाएं, कंपोनेंट्स लगवाएं, फैमिली से ना लगवाएं। ओके। ये इम्पोर्टेंट टेक होम ओके। मैसेजेस। अच्छा, ब्लड कैंसर्स की बात करते हैं। कौन से ब्लड कैंसर्स जो हैं वो बहुत कॉमन हैं, कैसे होते हैं, क्या नाम है उनके? ये लुकीमिया है, इनको हम ओके। ब्लड कैंसर्स को लुकीमिया एक तो कहते हैं। इस पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का रोल कम है। ओके। ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जीन्स DNA गड़बड़ हो जाता है। ओके, जितने मशीन, भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ब्लड के प्रॉब्लम्स जो हैं वो जेनेटिकल होते हैं हाँ, मोस्टली, मतलब क्योंकि फैमिली में एनीमिया में जेनेटिक्स भी। की जब हम ये मुराद लेंगे कि ये फैमिली में रन हो रहा है, हाँ। नहीं, इट्स डजंट रन यूजुअली। ओके। ओके। अगेन वन साइज फिट्स ऑल वाली बात। तो बाज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं, कंजेनिटल, तो वो फैमिली में भी बाज़ लुकीमियाज होते हैं, लेकिन एनीवे बाय लार्ज हम जनरल बात कर रहे हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब नहीं है कि फैमिली में रन हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके DNA में प्रॉब्लम आता है। ओके। राइट। तो इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कम रोल प्ले कर रहे हैं कि मैंने ये पेप्सी ज़्यादा पीता था तो मुझे खून का कैंसर हो गया। अक्सर लोग आके ना वो शॉर्ट टर्म इंसिडेंट के साथ रिलेट करते हैं कि मैंने कल पकोड़ा खाया और आज मेरे, तो ऐसा नहीं होता, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कम हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि लुकीमियाज इंटेंस होते हैं, एकदम डिपिक हो जाते हैं, एकदम पता चल जाता है कि खून का कैंसर हुआ है, विद इन वीक्स की बात होती है। इसमें लंबी कहानी नहीं होती, इसमें स्टेजेस ऑफ कैंसर्स नहीं होते हैं। ओके। जिस तरह कोई लंग का कैंसर हम कहते हैं स्टेज 4 है, अनट्रीटेबल हो गया, तो लुकीमिया में ये सिनेरियो नहीं होता। लुकीमिया ख़तरनाक और कम ख़तरनाक हो सकता है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर और साइटोजेनेटिक्स, आपकी DNA के बेस पे, लेकिन ये स्टेजेस नहीं होंगी। राइट। तो इसलिए, और दूसरा, इनमें से बाज़ खून के कैंसर्स का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, ओके। ऑलमोस्ट 90% क्योरेबल होता है। एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक लुकीमिया का क्योर रेट 90% पहुंच जाता है। ALL जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया है, एज लेस दैन 10 में ऑलमोस्ट 80% क्योर रेट्स की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ नहीं है कि CBC क्लियर हो जाएगी, अगर उनका मॉलिक्यूलर कुछ एबनॉर्मलिटी थी वो भी क्लियर हो जाती है। ओके। CML क्रोनिक माइलॉइड लुकीमिया, उसमें आपने सिर्फ एक गोली खानी है। मॉडर्न साइंस की सक्सेस है। टाइम्स का 1999 का टाइटल जो स्टोरी थी कि वी हैव हमने कैंसर को डिफीट किया है, कैंसर को हमने शिकस्त दे दिया गोली खा के, कोई वाह। कीमो नहीं है। ओके। तो लुकीमिया इतना वो नहीं है, इसको ट्रीट प्रॉपरली किया जा सकता है और इसकी अच्छा इलाज मौजूद है, और शुरू का टाइम मुश्किल होता है। शुरू खून का। के ब्लड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, फैमिली सपोर्ट चाहिए होती है, और ट्रीट हो जाता है। क्या मुश्किलात हैं जो आपने कहा शुरू का टाइम मुश्किल होता है, वो क्या मुश्किलात हैं? एज अ डॉक्टर क्या है, एज अ पेशेंट क्या है, किनको आप मुश्किलात डिफाइन करें? पहले तो ये मुश्किल सुन लेना भी बहुत मुश्किल होता है, कैंसर का वर्ड बहुत बड़ा, तो क्या एज ए मुश्किलात हैं? ट्रीटिंग फिजिशियन, एज ए क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट, मेरी अपनी राय ये है कि खून का कैंसर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ओके। राइट। हालांकि मैं हर जगह पे उनको स्पेस देता हूँ कि, क्योंकि ये एक तो वो आप वाली बात है, एक तो आप ये बंदे, और ये डिजीज़ ऑफ यंग ज़्यादा कॉमन है क्योंकि जेनेटिक DNA का प्रॉब्लम होता है, तो ये छोटी उम्र में ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादातर बाय लार्ज।
तो उसके एक तो आप ये सुनाते हैं कि आपके बेटे को या आपकी बेटी को या बच्चे को उसको खून का कैंसर है। फिर आप उसे कहते हैं कि तुम 40 एक डोनर ले आओ, और फिर आप उसे कहते हैं कि यार 10-20 लाख रुपए जमा करा दो, मैं इसका इलाज शुरू करने लगा हूँ। ओके। तो ये सब कुछ कहना मतलब ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्योंकि इसमें जो मेडिकेशंस हैं, एक तो बाज़-औक़ात अब तो ख़ैर बड़े हाई एंड की भी दुनिया की सबसे महंगी मेडिसिन भी हेमाटोलॉजी में यूज़ होती है। ओके। प्रोक्सिमल नक्चुरल हीमोग्लोबिनुरिया की इक्लूसिवमैब है या कार टी सेल्स हैं। तो ये दुनिया की सबसे महंगी दवाइयाँ हैं, वो हेमाटोलॉजी की में यूज़ होती हैं। लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट उसको एडमिशन भी हम उनको घर नहीं भेज सकते। बाज़ औक़ात हफ़्ता, 2 हफ़्ते, महीना वो हमारे पास इन हाउस रहते हैं कि हमने पहले कीमो दी, ब्लास्ट सेल्स कम किए हैं, वो माइलोसप्रेस्ड हो जाता है। मतलब माइलोसप्रेस्ड का मतलब ये है कि उसके काउंट्स ज़ीरो हो जाएँगे। हम राइट। पूरा सिस्टम को रीसेट कर रहे हैं, कंप्यूटर जैसा नहीं, आप समझ लें वो डिलीट कर दिया आपने, तो उसकी मेमोरी डिलीट होगी, उसके कोई काउंट्स नहीं रहे, उसके पास ना प्लेटलेट्स हैं, वो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हो जाएगा, साथ हमने इसको सपोर्ट करना है। और फिर जब काउंट्स वापस आते हैं, हम दोबारा बोन मैरो करके कंफर्म करते हैं कि ये रिमिशन में चला गया, फिर हम उसको भेजते हैं। तो और उसमें टाइम ज़्यादा नहीं होता। गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे किसी को अगर कैंसर है कोई, उसमें हम टाइम देते हैं ना यार, सोच के वापस आ जाओ, हम सर्जरी बिल्कुल। करेंगे, हम ये करेंगे। राइट। लुकीमिया में विद इन 4 डेज़ काम ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। ओह माय तो हमारे गॉड। पास तो 4 दिन में भी नहीं आया होता, हमारे पास तो ऑलरेडी वो हफ़्ता 10 दिन गुज़ार के आया। तो वो अब उस वक़्त उसको ये सब कुछ करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आई थिंक ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, या हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएँ इंश्योरेंस का या उसका, कि भाई ठीक है फैमिली विल पे लेटर ऑन और समथिंग। ओके। अच्छा डॉक्टर शहज़ाद, आप बात कर रहे थे कि ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। क्या ऐसी एनजीओज़ हैं जो काम कर रही हों ल्यूकीमिया के लिए? कोई गवर्नमेंट इदारों के, गवर्नमेंट के तो आई डोंट थिंक सो कोई इदारे हैं, उसके अलावा कोई इदारे हैं हमारे मुल्क में जो काम कर रहे हों, जो फ़ौरन से सेव कर सकें? अनफॉर्चुनेटली लुकीमिया के लिए बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस है लोग, क्योंकि इसमें एफर्ट्स ज़्यादा हैं। हुँ। जैसे मैं अर्ज़ करता एक पेशेंट सिक बहुत होता है, इन्फेक्शियस होता है, यंग पेशेंट होता है, इसके लिए ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स की हुँ। काफ़ी सप्लाई चाहिए होती है। जो मैंने 40 हुँ। डोनर्स की बात की, वो उसी तनाजुर में की कि इसको खून, प्लेटलेट्स, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा हुँ। ज़रूरत होती है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ कैंसर पे जो इंस्टीट्यूशंस काम भी कर रहे हैं, वो लुकीमिया को अवॉइड करते हैं ओके। हुँ। अनफॉर्चुनेटली। और कराची में कुछ हैं, गालबन इंडस वाले हैं, और ये लोग ले लेते हैं, कुछ लियाकत वाले भी हैं मेरे इल्म में हैं कि वो लोग लेते हैं। उसके अलावा पूरा मुल्क बैरन पड़ा हुआ है ओके। मेरे पास, मतलब इंटीरियर पंजाब के भी पेशेंट्स हुँ। हैं, और तो वो पूरा गैप है, कोई भी लुकीमिया पे कोई हाथ नहीं रखता। ओके, ये दोनों इंडस कराची में है और दूसरा आपने लियाकत की बात की। लियाकत भी जी, आई एम सॉरी मैं नाम कोट कर रहा हुँ। हूँ, मुझे बहुत, क्योंकि मैं कराची गया ही नहीं, ओके। ठीक है। सही। तो मैं माजरत के साथ, मेरे ख्याल से लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, ओके, कुछ और ये ऐसा जो है 40 कुछ। डोनर्स आपको चाहिए होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक चीज़ है जो शायद आसान हो, क्योंकि रिश्तेदार मिल जाते हैं, हेल्पर मिल जाते हैं, दोस्त अहबाब, आप एक कैंपेन चला सकते हैं। ये 40 डोनर्स उसी ब्लड ग्रुप के चाहिए होते हैं या किसी भी ब्लड ग्रुप के आ जाएं तो आप उसको कर वो लेंगे? 40 वाली बात तो शायद मैंने ज़रा हाँ, मतलब जितने भी ज़्यादा काउंट आपको करने, चाहिए। वी कांट प्रिडिक्ट कि एक लुकीमिया के हाँ। निकले कितने डोनर चाहिए होते हैं। ओके। और हम वो करते हैं कि उस वक्त जब आपने शुरू में डायग्नोस किया ना, उस वक्त इमोशंस आर वेरी हाई, यू नो, हाँ, यू नो, यू हिट तो द अब आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। हाँ। तो आप उस वक्त उनको कहते हैं हाँ भाई डोनर्स लाओ। हुँ। अच्छा, डोनर्स ग्रुप मैच ना, क्योंकि हमने अगेन वो किसी हुँ। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले इंस्टीट्यूशन में भेजने हैं ओके। कि आप अपने अपने पेशेंट के नाम का अकाउंट खुलवा लें हुँ। और आप अपने डोनेशन दे दें। वो हमें तो जब जैसे जैसे प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे तो हम डिमांड कर लेते हैं, ओके, राइट। क्योंकि मैं जब लुकीमिया को ट्रीट कर रहा था तो मैं कहता हूँ मैंने सिर्फ लेट्स से आई एम हुँ। सॉरी FIT का ब्लड लाना है, ओके, ठीक है। वो सेफ़ होगा मुझे पता है। हुँ। तो वो इस पेशेंट के नाम की वहाँ डोनेशंस जमा है, तो मुझे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा, प्लेटलेट्स कम है प्लेटलेट्स ले आएँ, अभी हुँ। ब्लड कम है 3-4 दिन हाँ, बाद हम ठीक CBC, है।
तो आप ब्लड ले आएँ, तो वो इस तरह हम चलाते हैं। ओके, चलें, एक रिलीफ मिला कि कोई भी ब्लड ग्रुप का बंदा दे सकता है, जी। वरना आई वाज थिंकिंग कि अगर ए पॉजिटिव का आ गया तो हमें बहुत सारे ए पॉजिटिव के लोग चाहिए, राइट। चलें, ये एक सिर्फ एक ऐसी बात है जिसने थोड़ा सा दिल को तसल्ली दी। आप भी बहुत काम कर रहे हैं ल्यूकीमिया के लिए। आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, कोई लोग आपको हेल्प करना चाहें, फंड्स देना चाहें, उसकी क्या डिटेल्स हैं, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, बस मैंने खुद ही जब मैं आके बैठा, पाकिस्तान में वापस आया 20 साल बाद, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ कि ये ल्यूकीमिया तो बिल्कुल ही, मतलब मैं साथ ये बताऊं कि आप पैसे भी लेके आओ, ये आपके बेटे को खून का कैंसर है, तो आई थॉट लेट्स, मुझे अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। तो मैं अनफॉर्चुनेटली अकेला आदमी हूँ, मैं कहीं रजिस्टर्ड नहीं करवा सका, इतने मेरे पास टाइम भी नहीं है। मुझे कुछ लोगों, और शायद आजकल लेजिस्लेशन भी काफ़ी सख्त है एनजीओ को रजिस्टर ओके, करने की, तो अपने तौर पे बस मैंने कहा अपने हिस्से का चिराग जला देता हूँ। ओके। तो मैंने खुद अपने दोस्त अहबाब जो लोग मेरे पे ट्रस्ट हुँ, करते हैं, वो मुझे कुछ डोनेशन दे देते हैं ज़कात में से जो भी हैं, और मैंने अपने सेंटर पे लुकीमिया ट्रीट करना शुरू कर दिया। ठीक तो है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने पिछले 4-5 साल में किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, मेरा ख्याल है मैंने ज़्यादा लुकीमिया ट्रीट किए हैं। मैं तकरीबन 50-60 से ज़्यादा लुकीमिया फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट कर चुका हूँ हुँ, इस अरसे में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक इमोशनल सपोर्ट कितनी चाहिए होती है? मुझे खुद या पेशेंट को? हाँ, दोनों को, आपको और पेशेंट दोनों को। आपके ऊपर तो हम आ रहे हैं, इस वक़्त हम पेशेंट की बात करते हैं कि पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को बहुत कितनी। ज़्यादा, हुँ, हुँ, इट्स बहुत मुश्किल टाइम होता है, और जैसे मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, ये जवान होते हैं, यंग पेशेंट हुँ, होते हैं। आप कभी मेरे पास विज़िट कीजिए, तो इस एनी गिवन टाइम यूजुअली टीनेजर्स, और इसको हम कहते हैं, एक डिफरेंट स्पेशलिटी है, अब दुनिया इसको हुँ, रिकग्नाइज कर रही है कि इनको ट्रीट करना, इनको हैंडल, एक जवान लड़के को या बच्ची को आप ये बताएं और साथ उसको ये कहें कि अब मैंने तुम्हारे कमर में टीके भी लगाने हैं, हुँ, एलपीज करनी है, इट्स नॉट ईजी। हुँ, और ये मैं हमेशा अपने स्टाफ को ये कहते रहता हूँ कि आपने कभी एक कैनूले लगाने का दर्द बर्दाश्त किया है? आपने कभी एक ब्लड सैंपल का हुँ, किस दर्द से आप गुजरते हैं? और आप ये बताएं कि अब मैं तुम्हें कैंसर की दवाई दे रहा हूँ, लिटरली इसमें कीमो, आपके बाल भी ख़त्म हो जाएंगे, हुँ, मैंने आपकी बोन मैरो बायोप्सीज भी करनी है, हुँ, मैंने आपको कमर के टीके भी लगाने हैं, तो इट्स नॉट ईजी, हुँ, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। और उस सारी कैफियत से उसमें गुजरना, और हुँ, जैसे मैं भी कह रहा हूँ 90% भी हैं यूजुअली, अगर हम एक बात करेंगे तो शायद 60% चांस हैं यू विल लिव। हुँ, तो इट्स नॉट, उनको और उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हुँ। इमोशनल स्ट्रेस की ज़रूरत होती क्या फिर मैं बार-बार सॉरी ऐसे क्वेश्चन्स कर रही हूँ, लेकिन कितने हमारे पास ऐसे वॉलंटियर्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो इमोशनल सपोर्ट के लिए खड़े हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, कोई ऐसी एनजीओज़ हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसा क्या है या ऐसा क्या होना चाहिए? अगर नहीं है तो फिर हम किस तरह इसको लेके चल सकते हैं? है। जहाँ मैंने 18-20 साल काम किया दुनिया के दूसरे सेंटर्स में, वहाँ मेरा वार्ड के राउंड की टीम में कुछ लोगों, अहम, उनके बगैर हम राउंड्स नहीं करते थे। ओके, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट होता है हमारे साथ, ओके, एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है, ओके। एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, हुँ, और एक इन्फेक्शियस डिजीज़ का बंदा होता था। ये हम 5 लोग मिलके राउंड करते थे। ओके। अब इन चीज़ों के पाकिस्तान में तो आप क्लिनिकल हुँ, हेमाटोलॉजिस्ट ढूँढ रहे होते हैं, चाहिए जाएगा कि मैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट ढूँढूँ और एक और फिर उन सब साइकोलॉजिस्ट, की और वो फीसेस भी दें। नहीं, इट्स वेरी टफ इट्स ना। वेरी टफ। तो उसका अगेन, हम रिसोर्स पुअर कंट्री हैं, ठीक है, हम हुँ, मानते हैं, लेकिन हम ब्रेन पुअर नहीं हैं। हमारे पास माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट लोग मौजूद हैं। तो उसका हल मैंने ये अपने तौर पे निकाला हुआ है कि मैंने कोशिश की हुई है, ये इन लोगों का सपोर्ट ग्रुप अपना बनाया हुआ है, ओके। जो इस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं। मैं उनकी फैमिली बात बहुत अच्छी है हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उनको शिफा हुँ, भी दी हुई है। वो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, हुँ, एंथुजियास्टिक होते हैं, तो मैं फिर उन लोगों को कॉल कर लेता हूँ या उनके साथ नंबर शेयर करते हैं हम, तो ऐसे हुँ, ग्रुप्स, और दुनिया में ऐसे ही होता है भी है ओके। कि उसी डिजीज़ से रिलेटेड बंदा आपको ज़्यादा अच्छा बताता है। मैं डॉक्टर हुँ, बन के आपको बता रहा हूँ आपको कि यार ये हुँ, सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द हाँ, टेबल, ठीक है, आप रिलेट नहीं कर सकते ना। हाँ, हम उधर, वो उसके साथ ज़्यादा एसोसिएटेड हुँ, फील करेगा। हुँ, तो ये पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ओके। और शायद इसमें अगेन डॉक्टर्स की ज़िम्मेदारी है।
है ना, एक लीड पर्सन उसी को होना चाहिए, वो गाइड करे कि हाँ भाई अब आप तो इस एक्सपीरियंस से गुजर गए, आप हेल्प करें। मेरा ख्याल है एक झंडा पकड़ने वाले की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पीछे बहुत सारे लोग उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी एक सच्चा अच्छा इंसान अगर आपको लीड कर रहा हो ना, तो फॉलोअर्स बहुत मिल जाते हैं और लोग इकट्ठे हो हो जाते हैं। जाता आप इतनी मुश्किल बीमारियों को ट्रीट करते हैं, इतने लोगों के सेंटिमेंट्स की आप बात करें, आपके अपने सेंटिमेंट्स क्या होते हैं? कितना मुश्किल आपके अपने लिए होता है? इन सब चीज़ों को आप खुद कैसे रिलैक्स करते हैं इतने टफ हालात में और ये इतनी टफ जॉब के साथ? अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, सीधी हम्म, सी बात है। आई एम सॉरी, बड़ा डीप सा क्वेश्चन है, शायद मैं बहुत कंफर्टेबल ना होता, बट एनी अगर मैं ये कहूँगा मैं कुरान पढ़ के रिलैक्स करता हूँ तो मेडिटेशन है आपकी? कि हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है हम्म, अदरवाइज। फिर ये कहता हूँ कि अल्लाह मियाँ ने मौका दिया है कि मैं इनको देख सकूँ, और ये बीमारी तो आई एम एग्जिस्ट द कर रही है चूजन ना। वन। जलजला या अर्थक्वेक या आतिश फट रहा है, वो तो फट रहा है ना। अल्लाह ने, हम उसके सिलेक्टेड बंदों में से हूँ कि मैं इनका ध्यान रख रहा हूँ, तो ये तो शायद मुझे घर जाके शुक्राने के 2 नफल पढ़ने चाहिए। ओके, ये आपकी बड़ी सोच है। अच्छा, बहुत ज़्यादा आजकल एक ट्रेंड है ब्लड प्लाज्मा का। वो क्या होता है? लोग इसको इसका ख्याल है कि इससे आप हमेशा जवान रहते हैं। आबे आबे हयात है ये, क्या है ये? ख्याल ये भी है कि आपके जोड़ों की बीमारियां हैं तो अगर ब्लड प्लाज्मा लगा देंगे, और आपकी स्किन में कोई मसला आ रहा है तो ब्लड प्लाज्मा लगा दें। व्हाट इज़ ब्लड प्लाज्मा? ये प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा या ये जो है, ये तो वैसे ऑनेस्टली मैंने पाकिस्तान आके इतना देखा। ना गए? अच्छा, बाहर दुनिया नहीं है? में दुनिया में तो कम ही जगहों पे कहीं यूज़ हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो एक इसका अथॉरिटी है जो हमारे यूएस में तो एफडीए है, और ब्रिटिश की अपनी है, दुनिया में हर जगह पे अथॉरिटीज़ होती हैं, वो कंट्रोल करती हैं। ये कहीं पे भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। ओके। इट ऑल शुड बी एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च बेस्ड, रिसर्च पे होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़, आम आदमी को ये पता होना चाहिए कि अगर रिसर्च कर रहा है तो फिर आपको चार्ज नहीं कर सकता। ओके। वो तो रिसर्च कर रहा है ना। अगर कोई बंदा कहेगा ना ये जी होता मैंने, क्या है प्लाज्मा में? मतलब व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट प्लाज्मा? ये है कि इसमें मिजनकाइमल सेल्स हैं या प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा है। ओके। तो ये इनमें ये रीग्रोथ करने के, जिस तरह स्टेम सेल जाके हाँ। हम जिनकी बात करते हैं CD34 पॉजिटिव सरोगेट मार्कर, कि वो खून बनाना शुरू करता है, तो बेसिक आम फहम कॉन्सेप्ट ये है कि ये वाले जो सेल्स हैं ना, बालों के बनाने वाले सेल्स, हाँ, ठीक ये है। नीचे जाके ग्रो करेंगे और ये नए बाल बनाएंगे। ओके। या जोड़ों के बीच में आप लगा रहे हैं तो जो उसकी वो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स वगैरह हैं वो कर जाएंगी। ये कोई भी प्रूवन नहीं है, ये ओके। सब फेक है, सब ओके, और अगर कंट्रोल कोई होना कर रहा है चाहिए। तो उसे पैसे नहीं चार्ज करने उसको चाहिए? पैसे, क्योंकि फिर वो रिसर्च कर रहा है ना, बहुत जो पैसे दुनिया ज़ाया में। किए हैं भाई मैंने अपने। ये तो मैंने ओके। यहाँ के देखा है सब कुछ जो हो ओके। रहा है। ओके, हाँ, सो आप ब्लड प्लाज्मा रिकमेंड नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। ओके। अच्छा, ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं? स्टेम सेल्स का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, ये जो हम लोग यूज़ करते हैं दुनिया में, एक ही ट्रांसप्लांट, वो आप खुद गूगल करके भी देख सकते हैं, जो ऑथेंटिकेटेड है, जो तरीका इलाज है, लुकीमिया का है, माइलोमा का है, लिम्फोमा में है, थैलेसीमिया या इन किस्म की जो बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स हैं, इनके लिए प्रूवन है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसको हम बार बार कहते हैं, ओके। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ डोनर से आपने बाज़ का बोन मैरो से सेल नहीं लेने हैं। ओके। आप जैसे आप खून डोनेट करें ना अपना नॉर्मल, बिल्कुल। उसी तरह आप खून भी दे सकते हैं। उसमें से ओके। हम मशीन में वो अलहदा सेल्स कर लेते हैं जो स्टेम सेल्स हैं, और बाकी खून वापस भी आ जाता है। तो ओके। मशीन पे शायद थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, लेकिन इट्स ईजियर देन गिविंग ब्लड। ओके। अच्छा, एक रिसर्च पढ़ी मैंने कि उसमें रिसर्च क्या पढ़ी, बल्कि मेरे साथ खुद भी हुआ और मैंने ये देखा है, हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहाँ पे पैम्फलेट्स पड़े होते हैं कि जब आपका बेबी आप डिलीवर करते हैं तो कोई एक कॉर्ड, कोई एक स्पेसिफिक नाम होता है, क्या नाम होता है कॉर्ड डॉक्टर? ब्लड। हाँ, ठीक है। उसको अगर आप सेव करवा लेते हैं लैब्स में, फ्रीज़ करवा लेते हैं, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए आपके पास एक ऐसा एसेट है कि आपको कोई भी बीमारी होगी उसको आप निकालेंगे। आपके ना सिर्फ आपको, मतलब ना सिर्फ उस बच्चे को, उस बच्चे के ख़ानदान में कोई भी अगर है, अगर उसको कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो जाती है, कोई और मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो उसके अंदर उसकी मैं कहूँगी शिफा है, अगर आम अल्फाज में कहूँ तो।
वो उसको हील करने में वो सेल्स यूज़ हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा दुनिया में सिर्फ ये कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट किया जाता है। ओके। उसमें स्टेम सेल की डोज कम होती है, वो डाइल्यूटेड सा होता है, उसमें इम्यूनोजेनेसिटी भी इतनी नहीं होती है। टेक्निकल हो जाएगा, बारह छोटा रखते हैं इसको, सिंपल रखते हैं ना। हुँ, उसमें ये हो जाता है कि ये ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ होता है, हमारे बोन ओके। मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल इन्फ्यूजन्स के लिए। क्योंकि उसमें डोज कम होती है, तो ये सिर्फ छोटे बच्चों में काम आ सकता है। बड़े में डोज उसके मुताबिक होती है ना, वेट हुँ, के हिसाब से ओके। हमने निकालनी है डोज, कि हम मुझे कितने स्टेम सेल हुँ, चाहिए। ट्रक होगा तो उसमें पेट्रोल या डीजल ज़्यादा पड़ रहा हुँ, होगा, आल्टो होगी तो थोड़ा पड़ रहा होगा, हुँ, सिंपल। तो इसी तरह छोटे बच्चे में डोज कम होगी, बड़े में डोज ज़्यादा होगी। ओके, तो ये डोज पूरी कर सकते हैं सिर्फ बच्चे की। ओके। हाँ, तो दुनिया में ये कॉर्ड ब्लड बचाया जाता है, लेकिन उसका सिर्फ एक यही काम है, और कोई काम नहीं है। और वो सिर्फ़ सिब्लिंग्स वगैरह को लग सकता है या किसी को भी लग सकता नहीं, वो है? किसी को भी लग सकते हैं, ओके, ग्रुप मैच होते हैं। ग्रुप मैच जी, होते हैं। क्योंकि इसमें ओके। तो वो किसी को भी, जिस तरह मड हुँ, है, जिस तरह स्टेम सेल के डोनर्स होते हैं, मैच हुँ, अनरिलेटेड डोनर की स्टेम सेल रजिस्ट्रीज होती हैं, पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती है। उस तरह एक कॉर्ड ब्लड के बैंक्स होते हैं, हुँ, उनमें रख दिया जाता है। उसका सिर्फ एक ही काम है, और कोई ओके। काम नहीं है। बाकी सारे मिथ्स हैं और गलत हैं। तो बोले गूगल में ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है गालबन, जैसे आप मुझे से साथ शेयर कर रही थी। तो उसको अगेन आपने इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करें, आप सोर्स चेक करेंगे। तो ये स्टेम सेल्स की बहुत अच्छा सोर्स नहीं होते, इसमें डाइल्यूटेड होते हैं। आप कॉन्सेप्ट देखेंगे भी ना, हुँ, वरना तो वो बहुत सारे इशू हो जाएंगे ना, बेबी ओके, से मदर को जो ब्लड जा रहा है। ओके, तो राइट, ये, हाँ, ये डाइल्यूटेड ओके। सा होता है, बस जितनी ज़रूरत होती है। अच्छा, तो जितना ये ड्रामाटाइज़्ड है उतना उतना इसका असर नहीं है, उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड के बैंक्स हैं दुनिया में, लेकिन वो सिर्फ पीडियाट्रिक्स के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, और सिर्फ इसके लिए यूज़ होते हैं, बाकी सारी ओके, कहानियाँ। ओके, राइट। वो कौन-सा मोमेंट होता है डॉक्टर शहज़ाद जब आपको लगता है कि अब मैंने इस बच्चे को या जवान को, ज़्यादा आपके पास यंग पेशेंट्स होते हैं, मज़ीद ट्रीट नहीं करना? और किस तरह ये डिसीज़न लेते हैं? और फिर क्योंकि आप के पास इतनी लंबा-लंबा अरसा आपके पेशेंट्स रहते भी हैं, आपकी अपनी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। कौन से किस लेवल पे आपको ये डिसीज़न लेना होता है कि अब हमने ट्रीट नहीं करना, और किस तरह आप कन्वे करते हैं फैमिली को? ये नॉलेज भी आपको मदद देता है, लेकिन वक्त भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। वक्त के ओके। साथ साथ आप सीखते जाते हैं, अपना हुँ, तरीका आप डेवलप कर लेते हैं। मुश्किल काम होता है, लेकिन टू नो योर लिमिटेशंस, कि अब आपने इलाज और फैमिली हुँ, रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे थ्रो द टॉवल किस वक्त आपने अपना ये कह देना है कि यार। तो उसको कम्युनिकेट करने का तरीका भी हुँ, आप डेवलप कर लेते हैं। वैसे तो हमारा बुक तो नॉलेज यही कहता है कि आपने कम्युनिकेशन स्किल का जो हमारा हुँ, सेक्शन होता है, उसमें यही है कि आपने ऑनेस्टली उसको बता देना है, और राइट। फैमिली को बताना है। तो यंग उसमें पेशेंट्स को भी आप बता देते हैं? मैंने जो अपना तरीका डेवलप किया ओवर द पीरियड, जो आप लर्न करते हैं, उसमें दो तीन चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो पाकिस्तान में ये होता है, जिस तरह मेरी चच्ची मेरे पास दाखिल हुई, हुँ, एंड माई ब्रदर गिव मी कॉल कि उनका क्या हाल है। मैंने कहा यार, अब मेरा उनके साथ एक पेशेंट हुँ, डॉक्टर का रिलेशन है, मैं इवन आपको भी नहीं बता सकता कि उनका हुँ, क्या हाल है। राइट। क्योंकि वो प्राइवेसी में हुँ, आ जाता है। राइट। उसको काफ़ी माइंड किया गया और काफ़ी हुँ, प्रॉब्लम भी हुआ, लेकिन मैंने कहा मैं अब आपको नहीं बता सकता, हुँ, अनटिल अनलेस शी विल अलाउ मी। हुँ, तो एक तो ये है कि पाकिस्तान की एक्सटेंडेड फैमिली में सबसे पहले वो आपको बेटा आके कमरे में कहता है कि हाँ, आपने पेशेंट को नहीं बताना। हुँ, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एज एन एडल्ट मेरे ख्याल से उसका राइट है पता होना कि क्या हुँ, डायग्नोसिस है और उसके क्या आउटकम्स हैं। तो ये हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, बाज़ औक़ात वो अपने आप तरीके से उसको हैंडल करना सीख लेते हैं। और ये ब्रेकिंग बैड न्यूज़ ये बताना कि अब आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ऑब्वियसली आपने इसको शुगर कोटेड करना हुँ, है और तरीके से बताना है, तो वो वक्त के साथ हुँ। साथ कुछ सीख लिया और कुछ सिखाते रहते हैं। और कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है हॉस्पिटल्स में, एक शिकवा मुझे बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स से ये भी होता है। अब मैंने देखा है कि बहुत बेहतर हो गए हैं हम इस मामले में, हमारे बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स, और एक परसेप्शन भी है कि जी डॉक्टर जो हैं वो माइंड न मत कीजिएगा, लेकिन एक ये जुमला बहुत इस्तेमाल होता है कि डॉक्टर जो हैं वो कसाई बन गए हैं, और वो अ,
कितना ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट रोक देना जब एज अ डॉक्टर आपको पता है कि अब यहाँ पे आगे मुझे कोई होप नज़र नहीं आ रही, इस वक्त ये सिर्फ फैमिली पे फाइनेंशियल बर्डन होगा या पेशेंट को हम सिर्फ और तकलीफ़ दे रहे हैं, तो ये कितना ज़रूरी है? मतलब मेडिकल साइंस में आपको क्या कहा जाता है कि एंड तक आपने लगे रहना है या कहीं पे आके आपने रुक जाना है? नहीं देखें, डॉक्टर कसाई होने का तो हम लोग ताना सुनते भी रहते हैं, हम्म, लेकिन हम इसी माशरे का हिस्सा हैं। हम्म, जितना ये माशरा अच्छा है उतना ही बेचारा ये डॉक्टर बेचारा तो नहीं है, खैर शायद हमें हाई एंड पे तो रखा हम्म, जाता है। दूसरा, पाकिस्तान में डॉक्टर्स की एगो भी बहुत है, अना भी बहुत है। ठीक है। यहाँ पे चैलेंज करना डॉक्टर को काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है, वो उसकी ओके। काफ़ी रिएक्शंस भी आते हैं, वो भी गलत। तो उसमें पेशेंट के राइट्स का होना, जब मैं तो अपने हम्म, उनको बहुत सिखाता रहता हूँ कि व्हाट आर द पेशेंट राइट्स, तो वो उसका हक है मरीज़ का। मरीज़ मुझे बताए या इवन जस्ट नेक्स्ट टू हिम, ये सिबलिंग हम्म, या नेक्स्ट टू कैन जो है, कि वो कंसेंट दें मुझे। मैंने आज तक कोई दवाई बगैर कंसेंट के नहीं दी है। राइट। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको बताऊं कि ये दवाई है, इसका ये आउटकम इतने परसेंटेज ठीक होंगे, इतना नहीं होगा। ओके। आपने डिसीजन लेना है कि शुड आई गो अहेड और नॉट। ओके। ये राइट। पेशेंट उनका राइट है, ओके। ठीक है। ठीक है। तो उसके बगैर आपको नहीं देनी चाहिए। हम्म, और ब्रेकिंग बैड न्यूज़ में भी अगेन वो ये होता है कि आप उनको बैठ के बताएं, उनसे पूछें कि आप कितना सुनना चाहते हैं। ये हम्म, उसका हक है, हम्म। उसके मुताबिक आप उसको खबर दें और उसके मुताबिक आप आगे चलें। आपके प्रोफेशन के अलावा अगर मैं पूछूं, जब हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं बाकी प्रोफेशंस में, हमें लग रहा होता है कि और हम मैंने देखा भी है, बाकी लोगों ने भी जो सुन रहे होंगे देखा होगा, बहुत फैमिलीज़ में कॉमन है कि एक बूढ़े इंसान को ब्रेन हैमरेज हुआ, वो होश में नहीं है, पहले से बीमार है, 5-6 उसको वैसे ही डिजीज़ हैं, हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर्स ब्रेन की 3 सर्जरीज कर देते हैं। आपके ख्याल में ये कितना राइट है और क्यों है ऐसे? क्या ये ज़रूरी है डॉक्टर्स, मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, इनसाइट जानना चाह रही हूँ, क्या मेडिकल में आपको ये ट्रेनिंग होती है कि आपने पेशेंट्स के साथ आखिरी सांस तक जुड़े रहना है, या आपको ये ट्रेनिंग होती है कि नहीं, अब आपने डिसीजन, जब आपको लगे कि होप्स बहुत कम है तो आपने बताना है और आपने पीछे हट जाना है? अगर हम इसको गुड इंटेंशन ही में सिर्फ लें, मैं बैड इंटेंशंस और मैल प्रैक्टिसेस के जवाब देना, हम्म, मतलब वो जो मैल प्रैक्टिस कर रहा है वो तो कर रहा है, हम्म, ठीक है ना। मैंने पहले मैं इतना बिलीव नहीं करता था, लेकिन मैंने खुद यहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस में बड़ा कुछ देखा। मैल हम्म। प्रैक्टिसेस हो रही हैं और होती हैं, और अनफॉर्चुनेट नो बडी वॉन्ट्स राइट। टू जस्टिफाई। और मेरे ख्याल से इसलिए पाकिस्तान में मेडिकल लेजिस्लेशन, डॉक्टर को सू करने का और उसकी उसका करने का सिस्टम ज़रूर होना चाहिए। अब मेडिकल राइट। कोर्ट्स बना लें, जो भी इसका सिस्टम है वो होना चाहिए। राइट। डॉक्टर शुड बी आंसरेबल। ठीक है। तो मैल प्रैक्टिस तो हम साइड पे रख लेते हैं, तो हम इसको गुड इंटेंशंस वाले की जवाब देते हैं। ये लाइन ड्रॉ करना कि यहाँ रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके। मेरे अपनी फील्ड में, चले हम अपनी फील्ड हम्म, से निकल के बाद जो आप बात कर रही हैं कि किस वक्त पेशेंट को वेंटिलेटर से उतार देना चाहिए, हम्म। ये मुश्किल जवाब होगा। ओके। बाज़ औक़ात चांसेस होते हैं, लेट्स से 10% चांस है कि पेशेंट रिवाइव हो जाएगा अगेन, लेकिन उसमें पेशेंट फोकस या फैमिली सेंटर्ड अप्रोच ज़रूर होनी ओके। चाहिए। राइट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसके गाइड साथ आप साथ, हाँ, डॉक्टर वो गाइड करे, बेहतर करें। बताए, बैठे और ओके। बताए। और आई थिंक आईसीयू वाले पेशेंट की तो डेली पेशेंट की और डॉक्टर की मीटिंग होनी चाहिए, हम्म, क्योंकि पाकिस्तान में एक और बहुत अहम चीज़ ये हो जाती है कि उसके फाइनेंशियल फॉल बैक्स भी हैं। इट्स नॉट हम्म, ओनली, यू नो, मतलब मैं अगेन आई एम सॉरी, मैं अपना वो बताऊंगा। हम्म, मैं आके उनको कहता हूँ कि आपने कुछ चीज़ बेचनी नहीं है, हम्म, आए मिल के कोशिश करते हैं, लेट्स डू इट, हम्म, ठीक है ना जी। और ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा ज़कात के पैसे मिले तो मैं उनको हम्म, बता भी देता हूँ कि मेरे पास हम्म, ज़कात के पैसे हैं, हम्म, आपने डिसाइड करना है, इट्स योर। हम्म, उससे हम्म, ज़्यादा मैं उनसे इन्वेस्टिगेट नहीं करता, हम्म, हम्म, तो लेट्स डू इट टुगेदर। तो हम्म। खैर ये तो एक हम वैसे ही उसकी बात करें, अगर जनरली बात करें तो फैमिली को डिसीजन लेना होगा। ओके। अच्छा, डॉक्टर शहजाद, एंड पे कोई आप मैसेज देना चाहें, कोई ऐसी चीज़ जो आपका दिल चाहता हो बीइंग अ डॉक्टर कि मैं ये बदलना चाहता हूँ, या कोई आपका मैसेज हो नेशन के लिए
जो देखने वाले हैं उनके लिए? नेशन के लिए तो मैं ज़्यादातर आजकल सड़क पे होता हूँ तो यही कहता हूँ, यार सीधा चलना शुरू कर दो, फॉर गॉड सेक। ओके। ये जो हमने शॉर्टकट्स का और इसका हमने हमारे सोसाइटी में सेफ्टी का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, इसको बढ़ा लें। ओके, ठीक अगर है। सीट बेल्ट बांधने का मुझे पुलिस या कोई भी कहता है या हेलमेट पहनने का कहता है तो भाई वो मेरी सेफ्टी के लिए कह रहा है हुँ, ना। अगर गवर्नमेंट ने सड़क इतनी चौड़ी सड़कें दुनिया में बहुत कम मुल्कों में हैं जितनी हुँ, हमारे पास चौड़ी हैं। ओके। हम उसकी सिर्फ एक राइट एक्सट्रीम लेन यूज़ कर रहे हैं, 3 लेन्स वो लेफ़्ट वाली खाली पड़ी हुँ, हुई हैं, उसमें शायद कोई बंदा उल्टा आ रहा है या तो यार सीधा चलना शुरू कर दो। हमारे तो बाबा कौम के क्या हैं, हमने सारे उसके एंटी कर दिए ना। हुँ, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। राइट। यूनिटी थी, हमने इकट्ठे चलना है, हम एक कौम है और ब्रिलियंट कौम है, मज़ेदार कौम है। हुँ, फेथ तो चले, हम फेथ रखेंगे इंशाल्लाह। फेथ में मेरे ख्याल से इतना इशू मेरे हुँ, ख्याल से इतना है नहीं है, वैसे ठीक है, बुरा नहीं है। डिसिप्लिन जो है ना जी, वो तो मतलब बढ़ गया। एक्सट्रीम है ना। वो एक्सट्रीम है, ठीक है। उसको बस ठीक कर लें तो मेरे ख्याल से हम लोगों को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सकता। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहज़ाद, आपका मैंने बहुत टाइम लिया। अ, आपका मैं कॉन्टैक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन में आप कहाँ काम करते हैं ये दे दूँगी, यूट्यूब चैनल के जो भी हमारा पॉडकास्ट होगा उस एपिसोड के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। डिटेल्स डॉक्टर शहज़ाद की हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अ, आज का पॉडकास्ट मेरे लिए काफ़ी थोड़ा मुश्किल है इसको हज़म करना। इंशाल्लाह आइंदा किसी पॉडकास्ट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।